गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ऑल द ट्रेडर्स आउट देयर. वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड कि आज हमारे साथ मितेश है, मितेश ठक्कर, अ वेरी नोन पर्सनैलिटी जिसको हम लास्ट 10, 15, 20 साल से देख रहे हैं, उसके व्यूज सुन रहे हैं और उसके बेस पे कहीं ना कहीं हमें हमारे ट्रेडिंग करियर को आगे ले जाने में एक बहुत मदद मिली है. इज अ ग्रेट पर्सन, अ ग्रेट पर्सनैलिटी, अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग और आज हमारे साथ वो साक्षात है. वेलकम मितेश टू द प्रोग्राम by Stocko Incred Money and let's take it live Mitesh. So देखिए हमारा जो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रहेगा इट विल बी फ्री फ्लोइंग. ये आपके लिए कोई भी क्वेश्चंस आपको मितेश को पूछ सकते हो. सच पर्संस यू डोंट गेट टू आस्क क्वेश्चंस on a day to day basis. It is great Mitesh you spared a time and came to the program, so we'll all benefited from a great way. And हम लोग जो लैंग्वेज है हिंदी इंग्लिश मिक्स करेंगे. तो बिफोर आई स्टार्ट मैं मितेश से पूछता हूँ, क्यों ना कुछ अपने बारे में आप बताइए. हाउ डिड यू गेट स्टार्टेड इन ट्रेडिंग एंड इन द फाइनेंशियल मार्केट्स? कैसी जर्नी रही है, कैसे स्टार्ट किया, क्या उतार चढ़ाव देखे हैं, कैसे आप एक सीजन प्रोफेशनल की तरफ एक आपने पोजीशन हासिल की है. तो इसमें आपको क्या अप्स एंड डाउन्स देखने मिले और कैसे एक ट्रेडर उससे सीख सकता है और एक अपना ट्रेडिंग करियर प्रोफेशनल वे में प्लान कर सकता है. भले उसको एक टाइम तो लगेगा और क्या टाइम लगेगा वो भी आप बता दीजिए. जी मितेश. हितेश भाई, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का. आपसे मिलके, आपसे बात करके हमेशा मेरे लिए एक प्लेजर का एक अच्छा अनुभव रहता है. तो वंस अगेन थैंक यू फॉर दैट. हितेश भाई, ये थोड़ी सी लंबी जर्नी है मेरी. मैंने कॉलेज में जब मैं एमबीए फाइनेंस कर रहा था तो वहाँ पर हमें फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के ऊपर कोर्सेज थे, बिकॉज जो मेरे प्रोफेसर थे वो एनएससी की एडवाइजरी कमेटी में थे. 98-99 की बात है, तब एफएनओ लॉन्च नहीं हुआ था इंडिया में. परंतु सब्जेक्ट्स मुझे काफ़ी पसंद आए और उसके बाद जब जॉब मार्केट में प्लेसमेंट्स के लिए कंपनीज आई, एक कंपनी ने अपने प्रेजेंटेशन में टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करी और हमें तब तक उस बारे में कुछ भी पता नहीं था. हम सेकेंड ईयर कंप्लीट करने वाले थे एमबीए का. परंतु मैंने ब्रेक में जाकर लाइब्रेरी में ढूंढा. मैंने कहा ये क्या चीज़ है, तो कुछ नया सुना है आज. और देखा कि उसमें कुछ बुक्स मैंने मांगी, रेफरेंसेज मांगे मेरे लाइब्रेरियन सर से, और देखा कि काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. और अगर फ्यूचर्स एंड ऑप्शन इंडिया में आने वाला है तो यही सब्जेक्ट होगा जो हमें उन इंस्ट्रूमेंट्स को ट्रेड करने में मदद करेगा. बिकॉज आप बैलेंस शीट एनालिसिस करके आप वीकली एक्सपायरी या मंथली एक्सपायरी तो ट्रेड कर नहीं सकते. श्योर. क्लियरली एक गुजराती का जो दिमाग होता है थोड़ा वैसे भी शेयर मार्केट की तरफ ओरिएंटेड होता है. तो मेरे दिमाग में फिरा जाता है कि मुझे यही करना है. और मैंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था फ्यूचर्स एंड ऑप्शन कोर्सेज में. तो मुझे उम्मीद थी कि ये करियर अगर मैं इसमें चूज करूँगा तो आगे जाके अच्छा बन पाऊंगा. और ये भी था हितेश भाई कि उस टाइम भी नया था. कोई भी नई चीज ट्राई करने में एडवांटेज एक होता है कि आप फर्स्ट मूवर होते हैं, तो आपको एक सब्जेक्ट पे जल्दी ग्रिप मिल जाती है. उसके बाद आप उसको अगर आगे लेके अच्छे से जाते हैं तो आप एक अच्छा करियर बना सकते हैं उसमें से जाकर के. तो इस तरीके से शुरुआत हुई. फिर एक मेजर टर्निंग पॉइंट आया 2008 में, जब हाउसिंग मार्केट का कोलैप्स हुआ था यूएस में और एक बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था ग्लोबली. और तब मार्केट्स काफी डाउन थे. और उसके बाद ये हुआ कि इतने डाउन मार्केट्स में मैंने ये सोचा कि अगर मुझे कुछ चालू करना है खुद का, जो कि मेरी काफ़ी सालों से इच्छा हो गई थी, तो ये सबसे बढ़िया समय रहेगा. क्योंकि इससे खराब क्या होगा. There was panic on the street. There were news of some brokers having suicide, their margin accounts being blown up, people going bankrupt. मैंने कहा इससे खराब क्या ही हो सकता है. फिर वहाँ से कॉल लिया और उसका ट्रेडिंग और एडवाइजरी बिजनेस चालू किया. जब तक मैं उसके पहले कोटक और इलवाइस में था, तो वहाँ से टीवी पे अपीयरेंसेस बनने लगे थे, बिकॉज कुछ अच्छे कॉल्स आ रहे थे, मार्केट में थोड़ा सा अच्छा नाम हो गया था. तो टीवी अपीयरेंसेस थे. और फिर उसके बाद मैंने कुछ समय बाद सीएनबीसी टीवी 18 से टाइप किया. मैं एक्सक्लूसिवली उनके चैनल पे आने लगा और शॉर्ट टर्म न्यूज देने लगा. साथ ही मैं ट्रेडिंग भी करता था. तो आपने जो बताया कि अच्छा ट्रेडर कैसे बनना है, तो सर उसके लिए मुझे पता नहीं मैं अभी भी अच्छा ट्रेडर हूँ कि नहीं. बिकॉज अगर आप देखेंगे तो हाँ सक्सेसफुल हूँ. बट ये है कि अभी भी लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जो इम्प्रूव कर सकते हैं, न सिर्फ बिहेवियर तौर पे, कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ट्रेडिंग का, आपका बिहेवियर कैसा है, आपका आउटलुक कैसा है, आपका रिएक्शन टू प्रॉफिट और लॉस कैसा है. बल्कि इसमें भी कि आज एज ए ह्यूमन हम जितना टेक्निकल्स को एक्सप्लोर कर पाए, मेरे ख्याल से वो अभी भी 25-30% के आसपास ही, और सब्जेक्ट काफी वास्ट है. ओवर द इयर्स हितेश भाई, एक चीज मैंने रियलाइज कर दी कि आप अपने फील्ड में एक अच्छा बन जाइए. एक अच्छे सेटअप्स को आइडेंटिफाई करके आप अपना एक ट्रेडिंग मॉडल बना लीजिए कि आप 5 या 7 सेटअप्स अच्छे से जानते हो, जिनको आप बैक ऑफ द हैंड की तरफ जानते हो, जिन पे आपने काफी मेहनत करी, काफी बैक टेस्टिंग किया, और वो. परंतु नई चीजों को एक्सप्लोर करना बंद मत कीजिए. हो सकता है कल आपको मौका मिले जिससे कि आपकी ट्रेडिंग और बेटर हो जाए.
जैसे मितेश आपने कहा सर, जैसे 2000 सब प्राइम क्राइसिस था 2007-8 में, वहां पे आपने एक करियर करने की सोची और आप ट्रेडिंग में आए। आज वापस 2026 में हम वही जगह पे खड़े। आज भले इकोनो फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है, बट आप जो माहौल देख रहे हैं मंदी का, रोज सवेरे उठ के आओ, निफ्टी 300 पॉइंट माइनस, 400 पॉइंट माइनस, आप वो दौर से गुजरे हो, और वो दौर से गुजरने के बाद आज आप ये मकाम पे पहुंचे हो। तो आज जो नए ट्रेडर्स हैं हमारे, उसमें एक बहुत ही एक फेयर का माहौल है, क्या करना नहीं पता है। एक साइकोलॉजी जो बोलते हैं माइंडसेट बहुत नेगेटिव हो रखी है मार्केट की तरफ। उसको आप क्या बोलेंगे, कैसे ये माहौल से वो निकले, कैसे ये माहौल में रह के अपने आप को एक अच्छा ट्रेडर बनाए। और बिकॉज आप वो जर्नी से पास हो चुके हैं, 2006-7 सब प्राइम क्राइस, और आज हमारे पास है लाइक द जियोपॉलिटिकल कंसर्न ऑफ ईरान इजराइल, और उसमें ट्रम्प साहब भी कूद पड़े। तो दौर अगर देखिए तो दोनों सेम है। वो टाइम पे रोज मार्केट नीचे जा रही थी, आज भी नीचे जा रही थी, पुल बैक सस्टेन नहीं कर रहा। अभी हमने देखा 2 दिन पहले बाउंस आया, आज वापस निफ्टी नीचे की तरफ गया। तो मोर और लेस अगर आप साइकोलॉजी बोले ट्रेडर्स की तो सेम है। तो बहुत जन सोचते हैं ये टाइम पे मार्केट के निकलने का है। जब आपका हम एक्सपीरियंस देखते हैं, आप वो टाइम पे मार्केट में आए थे और आज की तारीख में मार्केट में आप डटे रहे, तो ट्रेडर्स को आप क्या बोलेंगे, योर वर्ड ऑफ एडवाइस टू देम? जी, इधर भाई इसमें कैसा है कि अगर आप ट्रेडिंग में हैं तो वेरी क्लियरली ट्रेडिंग एक दो साइड का गेम है जिसमें आप लॉन्ग और शॉर्ट्स दोनों कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपके पास चॉइस नहीं है, आप सिर्फ लॉन्ग ओनली है, परंतु यहाँ पर दोनों कर सकते हैं। अब कई बार मैंने देखा है कि शॉर्ट साइड में वोलेटिलिटी बढ़ जाती है और कई ट्रेडर्स को आई थिंक शॉर्ट साइड ट्रेड करना कंफर्टेबल नहीं होता है। तो उसमें एक बहुत सिंपल, मैं बहुत ही मतलब बेसिक एडवाइस देता हूँ जो कि मैं बहुत सालों तक मैंने खुद ने भी उस चीज़ को फॉलो किया है। अगर आप और कुछ नहीं लेते हैं, अगर आप एक 10 दिन का एवरेज लेते हैं और एक 34 दिन का, यानी कि आप 13-34 का एवरेज लेते हैं, दोनों फिबोनाची नंबर से, आप शायद समझते हैं फिबोनाची नंबर्स को बड़े आराम से, तो 13 डे एक्सपोनेंशियल, लेकिन हमारी समझ आपकी आपकी जितनी डीप नहीं है मितेश। नहीं सर, हम भी कहीं ना कहीं आपके स्टूडेंट्स रह चुके हैं। नहीं तेज भाई, दैट इज वेरी काइंड ऑफ यू टू से सो, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको पर्सनली जानता हूँ, मुझे पता है कि आप कितना अच्छा ट्रेडिंग करते हैं, तो उसमें ये बात मैं आपकी स्वीकार नहीं करूंगा। परंतु मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप बेसिक चीज भी समझें, तो अगर आप ट्रेंड को समझने का एक जरिया बना लें कि अगर 13 डे का एवरेज, 34 दिन के एवरेज, 34 डे के एवरेज के नीचे चल रहा है, मतलब कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड नेगेटिव साइड पे है। जिन लोगों को, जिन ट्रेडर्स को पता है कि मैं शॉर्ट साइड ट्रेड नहीं कर सकता, दे शुड जस्ट सिट आउट, वॉच, एंजॉय, हैव अ टाइम विद योर फैमिली, वेट फॉर द मार्केट टू गिव यू अ रिवर्सल साइन। जब आपका पहला 13 दिन का एवरेज 34 दिन के ऊपर जाए, तब आप मार्केट में आने की तैयारी करें। और जब वीकली चार्ट्स पे आपको दो एवरेज का क्रॉसओवर मिले, तब आप अग्रेसिवली ट्रेड करें। आई थिंक वेरी क्लियरली मार्केट में सर बहुत बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये जानना कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। और जो आप नहीं कर सकते, अगर वैसा फेज मार्केट में चल रहा है, तो अपनी कैपिटल को न जलाए। विजय भाई, ट्रेडिंग को मैं टेस्ट मैच की तरह बोलता हूँ। अगर आप सहवाग की तरह खेलते हैं तो एक अलग प्लेयर है, अगर आप द्रविड़ की तरह खेलते हैं तो अलग प्लेयर है। पर तो अगर आप द्रविड़ बाय नेचर और आप सहवाग खेलना चाहते हैं तो बहुत जल्दी आउट होने की संभावना हो जाएगी, और अगर आप सहवाग बाय नेचर और द्रविड़ जैसा खेलेंगे तो आप वापस आउट होने की संभावना ज्यादा रहेगी। तो एक ये कि समझे कि मार्केट में वेरी क्लियरली आप कोई भी इंडिकेटर देखिए लगा करके, वीकली पे, डेली पे, अब तो मंथली, क्वार्टरली पे भी सभी का डायरेक्शन डाउन की तरफ। इसका मतलब ये कि ब्रॉडर डायरेक्शन डाउन की तरफ है, और जैसा आपने अभी बताया कि इसलिए बाउंस बैक्स में सेलिंग आ रही है और नए लोज बन रहे हैं जाकर के। जी, आप उसको खेल सकते हैं, बहुत बढ़िया बात है। नहीं खेल सकते, साइड हट जाइए। जो चीज अपने बस की नहीं है उसको अभी अटेम्प्ट न करें। तो आप ये कहेंगे कि बहुत एक्सपर्ट्स बोलते हैं, जिसमें आपका भी नाम जुड़ा, द बेस्ट फॉर्म ऑफ रिस्क मैनेजमेंट इज व्हेन यू डोंट अंडरस्टैंड, डोंट ट्रेड। इसके बारे में क्या कहेंगे? वेरी ट्रू सर, ये सबसे बड़ी बात है। मैं आपको बता दूं तेज भाई, मुझे किसी ने बिटकॉइन का सिनेरियो समझाया था फंडामेंटली, कि ये 5-7 साल पहले की बात है जब बिटकॉइन को 3-3.5 लाख रुपए का हुआ करता था। ओके। एंड बहुत उन्होंने मुझे डिटेल में समझाया, पर मैंने कहा यार मुझे पता नहीं है इसको कौन रेगुलेट करता है, क्या करेंसी है, क्या है, नहीं है। ये चीज मेरी समझ के बाहर की है। अगर आप नोट करेंगे तो वॉरेन बफे का भी आई थिंक आइडिया वही था। उन्होंने काफी टाइम बाद टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में हाथ डाला, बिकॉज़ ही सेड ही डिडंट अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी बिजनेस। जी, सिमिलरली उस टाइम पे मैं बिटकॉइन नहीं समझता था, तो मैंने उस पर ट्रेड नहीं किया, जानते हुए कि शायद इसमें तेजी का माहौल बना हुआ है, चार्ट में भी तेजी थी, परंतु मैं उस चीज को समझता ही नहीं था। मैंने कहा ये करेंसी है कि नहीं है, एक्चुअली में कल जाता बंद तो नहीं हो जाएगी गवर्नमेंट की, वो सब रिस्क है। तो मैंने 3.5 लाख बिटकॉइन में एंट्री नहीं ली, जो कि आज शायद मैं रिग्रेट करता हूँ। परंतु अगर आप देखेंगे, ऐसी मैंने कई एंट्री नहीं ली जिसमें मुझे समझ नहीं पड़ती थी, वो उसने मेरी कैपिटल को न सिर्फ बचा के रखा बल्कि मुझे मार्केट में स्ट्रॉन्ग रखा। तो आई थिंक वेरी क्लियरली सर, ये सबसे बड़ी बात है, जो आपके समझ में ना आए वो ना करें।
नहीं, वो आपकी बात सही है। मुझे भी सब बोल रहे थे बिटकॉइंस के बारे में, आपका क्या हुई हो। मैं बोलूंगा मैं अपनी सास को दिलाऊंगा, खुद नहीं खरीदूंगा। पर पता चला 5 साल के बाद सास करोड़पति हो गई, मैं वहीं का वहीं हूँ। तो बहुत बार हमें हर एक चीज को समझना भी पड़ता है ठीक से। तो बहुत जन ने पूछा मितेश कि व्हाट इज योर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। फ्रेंड, जैसा मितेश जी ने भी बताया कि अगर आप बिगनर्स हो तो डरो मत, माहौल ऐसा ही रहेगा। ट्रेडर्स को कभी केक वॉक नहीं मिलता है। आप 13 और 34 दिन की मूविंग एवरेज डाल दो, उसमें नेगेटिव क्रॉसओवर है तो मार्केट का जो डायरेक्शन है वो मंदी की तरफ है। अगर पॉजिटिव क्रॉसओवर है तो मार्केट का डायरेक्शन तेजी की तरफ है। थोड़े थोड़े आपको बेसिक्स जो टेक्निकल स्टेप्स है वो लेने पड़ेंगे, उससे आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। एम आई राइट मितेश? टोटली राइट। और बहुत जन ये पूछते हैं व्हाट डू यू प्रीफर। सबको ऐसा लगता है कि कौन सा सबसे बेस्ट है, इंट्राडे करें, स्विंग करें, पोजिशनल करें, वीकली एक्सपायरी ऑप्शंस करें। तो आप देखने जाओ तो मेजोरिटी ऑफ द रिटेल ट्रेडर्स खोए रहते हैं, उनको ये समझ में नहीं आता मुझे करना क्या है। जबकि आपको क्या करना है वो आप डिसाइड करोगे, बट एज अ एक्सपर्ट आप उसको क्या सलाह दोगे। उसमें मैं कैसा देख रहा हूँ, मेरी एक्सपीरियंस है, आज इंट्राडे किया, 500 हजार 2000 बना, वो खुश हो गया। उनको लगता है मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ। उनको पता नहीं है उनको जो आज मिला वो बिगनर्स लक है। फिर 2-4 दिन नुकसान होगा तो वो स्विंग में चले जाएंगे, बोलेंगे नहीं डिलीवरी बेस्ट है, बाकी सब सट्टा है। अभी स्विंग में पैसा नहीं बनेगा तो वापस इंट्राडे में आएंगे। आप उसको क्या बोलेंगे, हाउ टू फिक्स योर स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग, और उस पर लॉन्ग टर्म में पैसा आपको अपने दिमाग से बनता है। और आपको एक पर्टिकुलर स्टाइल सिलेक्ट करनी पड़ती है, उसके लिए क्या इनपुट्स उनके पास होने चाहिए मितेश? विदेश भाई, मैं आपको एक बहुत ऑनेस्ट कन्फेशन देना चाहूँगा। ऐसा नहीं कि मैंने ये सब ट्राई नहीं किया है अपने शुरुआती ओके। दिनों में, और कुछ टाइम बाद मुझे समझ में आया कि मैं बहुत बुरा इंट्राडे ट्रेडर हूँ। ओ माय मतलब गॉड, ऑपोजिट। मेरा 2 महीने का जब मैं अपना एनालिसिस कर रहा था, तो ऑन अ 2 मंथ बेसिस आई वाज लूजिंग मनी ऑन इंट्राडे ट्रेडिंग रेगुलरली। ओके। तो मुझे समझ में आ गया कि ये मुझे नहीं करना है। उसके बाद से किया नहीं। ओके। ठीक है। तो आई थिंक एक ही होता है कि, और मैं किसी को, मैं इंट्राडे ट्रेडिंग की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको अपने स्किल्स के बारे में जानना पड़ता है। जैसे मैं हर 10 मिनट में डिसीजन नहीं ले सकता, नॉइस मुझे बहुत अफेक्ट करती है मार्केट्स को, तो मैं उसको क्लैरिटी से सोच नहीं पाता हूँ। परंतु मैंने देखा कि मेरी स्ट्रेंथ जो है स्विंग ट्रेडिंग में है, तो मैं स्विंग ट्रेडिंग ज्यादा करता हूँ। सबसे ज्यादा जो मेरा ट्रेडिंग पोजीशन होती है स्विंग की होती है। ट्रेडर के लिए वो जर्नी की डिस्कवरी करना छोटे अमाउंट पे बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग ओके। इंट्राडे ट्रेडिंग में वाकई अच्छे होते हैं, कुछ लोग स्क्रीन रीडिंग में काफी अच्छे होते हैं। मैं कई लोगों को जानता हूँ पर्सनली मार्केट में, जो स्क्रीन रीडिंग करके भी काफी अच्छे इंट्राडे और 1-2 दिन के ट्रेड्स निकाल लेते हैं। मैं नहीं कर पाता। जैसा कि मैंने बताया, अगर आप बैटिंग स्टाइल में सहवाग है तो फिर आप डिफेंड नहीं करोगे द्रविड़ जैसे, आप सीधा शॉट मारने जाओगे। तो अपनी अपनी स्टाइल अपने अपने को फिगर करनी पड़ती है। परंतु मैं ये कहूंगा, आप जो भी करें, और सर मैं स्पेशलाइजेशन का बहुत बड़ा फैन हूं हितेश भाई, कि आप जिस बिल्कुल। में आप, हाँ, जिस सेटअप में आप प्रॉफिटेबिलिटी देख रहे हैं, जिसको आपने बैकटेस्ट किया हुआ है, उसको आप ओके। कम से कम 50 ट्रेड्स करके देखें, और देखिए कि आपका मेंटल रिएक्शन कैसा था, और आपने उसमें क्या आपका रिजल्ट आएगा, आपने डिसिप्लिन से स्टेप्स को फॉलो किए तो। और उसके अलावा भी न सिर्फ चार्ट सेटअप में, कि इंडिकेटर्स में आप स्पेशलाइज करें कि 2 या 3 या 4 इंडिकेटर पे काम करें, उसके ज्यादा काम ना करें। उसके अलावा ट्रेडिंग टाइम फ्रेम पे जो आपने बात की, उसमें भी आपको स्पेशलाइजेशन चाहिएगा कि आप इंट्राडे पे काम कर रहे हैं, क्योंकि जो इंडिकेटर्स इंट्राडे पे काम करते हैं वो शायद डेली और वीकली पे काम नहीं करते, क्योंकि हर एक का नॉइस पीरियड, हर एक का वोलेटिलिटी का जो फैक्टर होता है वो अलग अलग होता है। तो ओके। मैं कहूंगा सर, थोड़ा सा एक ट्रेडर को अपनी जर्नी वो लेनी पड़ती है डिस्कवरी की, कि वो कहाँ सबसे बेस्ट चल सकता है, और जहां वो बेस्ट चले उसे वो ही करना चाहिए। ओके। आई थिंक मैं बहुत ज्यादा फैन हूँ कि आप स्पेशलाइज कीजिए, गो डीप, फिगर आउट व्हाट योर स्ट्रेंथ इज। और सर आपको क्या है ना कि मार्केट में हितेश भाई, टिपिकली जब हम म्यूचुअल फंड से बात करते हैं तो वो लोग 15 से 18% के रिटर्न की बात करते हैं, राइट? यस। अगर आपको म्यूचुअल फंड को compete करना है, तो आपको नेट नेट 1.5% का महीना ही बनाना है। 1.5% a month only you need to make to equal to 18% a year। यस। और अगर आपके पास 1 लाख की कैपिटल है, तो आपको 1,500 रुपये महीने ही बनाना है उस कैपिटल से, कि आप म्यूचुअल फंड के रिटर्न को मीट कर सके, ठीक राइट? कर सकते। तो सर इसमें कैसा है कि एक ये कि अपने सेटअप को समझें, रिस्क को समझें। तो आप समझिए कि अगर आप कोई भी रिस्क लेते हैं तो उससे कम से कम 2 या 3 गुना प्रॉफिट का सेटअप हो, और उसकी एक्यूरेसी 50% से आसपास या उससे बेटर हो। अगर आप उसको करते रहेंगे तो आपको पैसा बनता रहेगा, और जैसे जैसे जी। आपका कैपिटल बढ़ेगा वैसे वैसे आपका रिटर्न बढ़ता रहेगा। तो इन ऑल जी। ऑनेस्टी सर, 1.5 का बीट करना इजी डिफिकल्ट नहीं है। परंतु चूंकि हम रोज नया कुछ करते हैं, आज ये लाइन पे कल उस लाइन पे, इसलिए हम लोग यहाँ से वहां 2 नाव पे पैर रखते हैं, तो नाव जब अलग अलग होती है तो हम बीच में जाके डूब जाते हैं। आई थिंक वो अवॉइड करना चाहिए। थोड़ी सी जर्नी लेनी पड़ती है, परंतु वो लेने के बाद आप अपने सेटअप पे टिके रहिए।
और एक चीज मैं कहूंगा, मितेश ने जो बहुत महत्वपूर्ण चीज बोली है। देखिए मितेश, मैं इतने रिटेल ट्रेडर से मिलता हूँ, वर्कशॉप्स में जाता हूँ, सारे रिटेल ट्रेडर्स के जो एक्सपेक्टेशन रहते हैं, आप उसको बोलो रोज का 1%, तो बोलते नहीं 1% बहुत कम है, 5% चाहिए। मैं बोला सर मैं मेरी जिंदगी में नहीं कमाया रोज के 5%। तो कहीं ना कहीं रिटेल ट्रेडर का जो एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न है, आपको लगता नहीं है बहुत अनरियलिस्टिक है, और वो रिटर्न को डेली बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं। इंट्राडे करूंगा तो रोज मुझे, मान लीजिए लाख रुपया डाला तो मुझे 5,000 चाहिए, बट वो देखते नहीं है, बैक ऑफ द एनवलप कैलकुलेशन करे तो ये 5,000 इज 5% मंथली रिटर्न। तो महीने के 22 ट्रेडिंग सेशन में 100% रिटर्न, साल के 1000% रिटर्न, तो 1 लाख आपका 5 साल कंपाउंडिंग में कहाँ हो जाएगा? डोंट यू थिंक दे आर ट्रेडिंग विथ अ वेरी वेरी अनरियलिस्टिक प्रोजेक्शन? बीच में एक मैंने सीरियल भी आता था दूरदर्शन पे, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। सो हाउ वुड यू रेट इट? सर टोटली ट्रू। मैं आपको अगर मैं अपने किस्से बताऊं हितेश भाई, तो आप सरप्राइज होंगे। मैं किसी को मिला बॉम्बे में, क्योंकि मेरे दोस्त के कजिन थे। बहुत फोर्स करके उन्होंने मुझे बोला कि नहीं मुझे मिलना ही है, तो इतनी बार फोर्स करके मुझे जाना पड़ा शर्म के मारे। और मैं गया तो उन्होंने मुझे कहा कि सर मुझे जॉब छोड़ के ट्रेडिंग करनी है। तो मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लगा, मुझे पता है कि ट्रेडिंग में बहुत ट्रिकी और चैलेंजिंग लाइफ है, इजी लाइफ नहीं है। तो ओके, मैंने कहा आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? तो बोले सर 5 लाख की कैपिटल ट्रेडिंग चालू करनी है, मुझे उसे 5 साल में 5 करोड़ करना है। 5 करोड़? हाँ, 5 लाख से 5 करोड़ बनाना है। ओके, तो मैंने कहा भैया अगर मिल जाए तो मेरे भी ले जाना, मेरे 5 लाख भी ले जाना, 5 करोड़ करके दे देना। मैं बिकॉज भी आ हाउ जाता हूँ साथ में। ट्रू। सर क्या होता है, देखिए ट्रेडिंग को अगर आप देखेंगे, और ये ना हितेश भाई ट्रेडिंग में भी होता है। हमने आप ये कोविड के बाद सोशल मीडिया पे ये एक्सप्लोजन देखा है ऐसे लोगों का जो 80% 90% एक्यूरेसी क्लेम करते हैं। सर जी, मेरे को आज ट्रेडिंग करते हुए 27 साल हो गए, और जी, मेरा ये एक्सपीरियंस है कि अगर आप 55% के आसपास एक्यूरेसी लाते हैं, जो कि मेरी उसके आसपास की है, तो आप बहुत अच्छे ट्रेडिंग है अगर आप 1:2 के रेशियो पे काम करें। बिकॉज 55% टाइम यू आर राइट, यू आर लूजिंग ओनली 1 रुपी व्हेन यू आर लूजिंग, यू आर मेकिंग 2 रुपीस व्हेन यू आर मेकिंग प्रॉफिट्स, ओके। राइट? तो अगर मैं आप आपको नितेश 60% जी एक बार इंटरप्ट करूंगा, रादर देन चेजिंग एब्सोल्यूट रिटर्न 2% 5%, तो एक रिटेल ट्रेडर को फोकस करना चाहिए एक्यूरेसी बिटवीन 55 to 60%। 10 सौदा लिया तो उसमें से अगर 6 सही किए, ही शुड कंसिडर हिमसेल्फ सक्सेसफुल, और उसका रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो 1:2 होना चाहिए। So don't you think these two are fundamental, or I can say a pillar on which he can start his professional trading career? इसको बेस बनाना चाहिए तो उनको। इसमें एक चीज मैं ऐड करूंगा इसका आपका जवाब देने से पहले। तो ओके, एक 2011 या 12 में, मुझे एग्जैक्ट क्लियर याद नहीं, कुछ सक्सेसफुल ट्रेडर्स के ऊपर स्टडी हुई थी कि उनकी ओके, एक्यूरेसी रेशियो कितनी है सर। तो जो वर्ल्ड के जो टॉप 20 सक्सेसफुल ट्रेडर्स थे, उनकी कंबाइंड एक्यूरेसी रेशियो वाज 43%। मतलब कि 100 43। में से 57 बार वो लोग गलत जा रहे थे। 100 ओके, में से 57 बार गलत जा रहे थे, परंतु जब गलत जाते थे तो छोटा लॉस लेते थे, और जब सही जाते थे तो बड़ा लॉस, बड़ा प्रॉफिट निकालते थे। बड़ा प्रॉफिट। तो विद नेगेटिव कि आपका प्रॉफिटेबिलिटी है, उसके बावजूद भी आप बड़े प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं। तो सर 55% बहुत अच्छा रेशियो है हितेश भाई। उसके लिए जी, आपको क्या करना होगा? सपोज आप, जी, जैसे मैंने एवरेज का आपको एक एग्जांपल दिया, या कोई भी जी, इंडिकेटर के साथ में एग्जांपल दिया, आप उस स्टडी को अपने चार्ट पे लगाइए। आप निफ्टी 500 स्टॉक्स के पिछले 10 सिग्नल्स देखिए, तो आपने 5000 सिग्नल्स देख लिए हैं, राइट? ओके, हर 500 स्टॉक पे आपने 10 सिग्नल देखे, तो आपने 5000 सिग्नल्स देख लिए। थोड़ा मेहनत वाला काम है सर, और फ्री का पैसा बाजार में कोई नहीं देता, मेहनत से ही पैसा नहीं, मिलता है। आपने 5 सिग्नल्स देख लिए, अगर आप देख लें कि उसकी ओवर द 5000 सिग्नल्स, जिसमें आपके कुछ बुल मार्केट्स भी आ गए, बेयर मार्केट्स भी आ गए, साइडवेज मार्केट्स भी आ गए, अगर ये स्ट्रैटेजी 50-55% से ज्यादा एक्यूरेट है, तो आपके इंटरेस्ट की है। अगर ये स्ट्रैटेजी में जब आप पैसा कमाते हैं तो आप 2 रुपया कमाते हैं, खोते हैं तो 1 रुपया खोते हैं, तो ये स्ट्रैटेजी आपको तुरंत अडॉप्ट करके यही करना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए। कुछ नहीं आई थिंक करना वेरी क्लियर। दिस इज अ गुड बेस। जैसा आपने बताया कि अगर ट्रेडिंग को स्टार्ट करना हो तो एक बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजी जो 50% से बेटर आपको प्रॉफिटेबिलिटी देती हो, और जिसमें आप 1:2 के रिस्क इक्वेशन से बेटर। तो रादर देन चेसिंग एब्सोल्यूट रिटर्न, जो ट्रेडर्स ये सेशन सुन रहे हैं उसको फोकस करना चाहिए, ए बैक टेस्टिंग योर स्ट्रेटेजी। टू, अगर बैक टेस्टिंग में आपका 55% जितना एक्यूरेसी आ रहा है, तो आप एक चेक मार्क कर दो ग्रीन कि वो स्ट्रेटेजी अच्छी है। और फिर क्या वो स्ट्रेटेजी 1:2 रिवॉर्ड टू रिस्क देख रही है, तो बस आप उसमें ही पड़े रहो, इधर उधर मत देखो। एम ट्रू, आई राइट? ट्रू, टोटली ट्रू। सर अगर ऑस्ट्रम की बॉल है और ऑस्ट्रम के बाहर की बॉल हितेश भाई मैं अच्छा नहीं खेलता हूँ, तो मैं जाने जी, दूंगा। पर मुझे पता है कि ओके, ओवर में 1 या 2 बॉल नेक्स्ट टाइम पे आएगी, जहां पे मेरी स्ट्रेंथ है, जिसको मैं फ्लिप करूंगा या मैं उसको ड्राइव करूंगा लेग साइड की तरफ में, मुझे चौका मिलेगा। दैट इज गुड ओके, इनफ सर। ट्रेडिंग इज गुड एज अ टेस्ट क्रिकेट। अपना विकेट नहीं खोना है,
और जब तक आप विकेट नहीं खोओगे तब तक एक दो करके रन आते रहेंगे। तो ये कहावत सही है मितेश जी, जैसे हमने बुक्स में पढ़ा है, सुना भी है आप जैसे एक्सपर्ट्स के मुंह से, कट योर लूजर्स फास्ट एंड लेट योर विनर्स रन। लॉस जल्दी बुक कर लो, छोटा लॉस बुक करो। इंटरप्ट करता हूँ यहाँ पे, सॉरी सर मैं आपको इंटरप्ट करता हूँ यहाँ पे। सर कैसा है देखिए, इसके लिए जब मैं नया जब ट्रेडिंग कर रहा था मेरे भी काफी साइकोलॉजिकल इश्यूज आते थे उस टाइम पे, बिकॉज आप एज ए ह्यूमन बीइंग यू कैन नॉट अफोर्ड नॉट टू रिएक्ट टू प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, राइट। तो सर ये इसके लिए मैंने एक तरीका डेवलप किया था हितेश भाई, जो मैं शेयर करना चाहूंगा सबके साथ में। सपोज मैंने मेरा फंड एज्यूमिंग के लिए एग्जांपल के लिए कि मेरे पास 10 लाख का फंड है। अब मैंने ये सोचा है कि मुझे हर ट्रेड पे 10,000 रुपए से ज्यादा नहीं खोना है, तो आई कैन लूज ओनली 1% ऑफ माई कैपिटल, राइट। और मुझे 20,000 रुपए बनाने की ट्राई करनी है उसमें ट्रेड में, ताकि 2% बन सके। तो 1:2 का रेशियो हो गया, 50 के आगे उसमें बहुत अच्छा पैसा बनेगा जाकर। तो सर जब मैं ट्रेड करता हूँ, सपोज मेरा वो एवरेज से बाय आया, एमएसडी के साथ में बाय आया जाकर, तो मैं देखता हूँ कि मेरा एवरेज के नीचे जाने के लिए स्टॉप लॉस अगर 5 रुपया है और मैं 10,000 रुपए खो सकता हूँ, तो मैक्सिमम स्टॉक आई कैन टेक इज 2,000 शेयर्स। 10,000 का लॉस होगा तो मैं निकल जाऊंगा, 5 में नीचे जाएगा तो 2,000 शेयर पे, राइट। तो मैंने अपना लॉस डिफाइन कर लिया, पोजीशन साइजिंग डिफाइन कर ली है। अब मैं क्या करता हूँ हितेश भाई, मेंटली मैं ये मानता हूँ कि मेरा 10,000 रुपए लग गया है। मैं एक बार वाइफ के सामने जाकर रो भी लेता हूँ, यार ट्रेड लिया था, मितेश भाई ने बताया था स्ट्रैटेजी पे, अपन 10,000 रुपए लॉस हो गए, जबकि अभी हुआ नहीं है, बट आई फील द पेन। अब वो पेन फील करेंगे तो अब जो भी होगा अच्छा ही होगा। ओके, यू गेटिंग द पॉइंट। सर वो एक बहुत साइकोलॉजिकली आप अपने आप को ट्रिक कर रहे हैं कि आपने बोला कि यार 10,000 रुपए का लॉस तो मुझे लग ही गया है, पर अगर उसमें 20,000 का प्रॉफिट बन गया तो सोचो आपको कितना बड़ा ट्रेड फायदा। तो ये साइकोलॉजिकली है कि आप अपने लॉस को पहले डिफाइन कर ले, कितना लॉस मैं लेना चाहता हूँ। इट शुड बी 1। सर जब मैंने चालू किया था 0.5% ऑफ पोर्टफोलियो चालू किया था, फिर 1% पे आया, अब तो मैं 5% तक भी जाता हूँ, बिकॉज अब मेरी पोजीशन साइजिंग बड़ी हो गई है। परंतु एक ट्रेडर को ये सोचना चाहिए कि अगर मैं 1% ही एक ट्रेड में खोता हूँ, मैं लगातार 10 ट्रेड में भी रॉन्ग गया तो 90% जान बाकी है मेरे में अभी, और 2 अच्छे ट्रेड मुझे वापस 98% में ले आएंगे। So that is a great learning Mitesh ji आपसे, कि go slow, go steady, have a plan for risk and have a plan for return. As a trader जैसे बोलते हैं, you are more of a risk manager. आपके हाथ में जो है वो है आपका risk management, आपका stop loss. Reward is function of no doubt skill but big of market also. तो मेरा ऐसा मानना है जो आपके हाथ में है आप उसको कंट्रोल करो, आप अपने पे फोकस करो, पहले मार्केट के बाद में फोकस करो। हितेश भाई अभी एक एग्जांपल देता हूँ, रिसेंटली है, फरवरी का ही है, ठीक है। मैं मंथली चार्ट अगर आप देखेंगे तो आप अगर मंथली चार्ट पे अगर आप एक सिंपल सा एमएसडी प्लॉट करते हैं निफ्टी पे 821 का एक्सपोनेंशियल 8 और एक्सपोनेंशियल 20 का, तो आप देखेंगे उसने जोर से नोजडाइव मारा है जनवरी के बाद, ठीक है। एमएसडी इतनी जोर से गिरा है कि मुझे लगा कि अब तो मार्केट जोर से क्रैश होने वाला है, ये जैन एंड की बात है, ठीक है। और मैंने भर के दिसंबर की एक्सपायरी के पुट ऑप्शंस ले रखे थे, दिसंबर की 26,000 की स्ट्राइक के, 27,000 की स्ट्राइक के, ठीक है। अच्छा वाला खासा चल रहा था, सब कुछ गिर रहा था मार्केट, फिर एक दिन वो ट्रेड डील आ गई, मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर खुला, यस, प्रॉफिट आया था वो तो गए गया, जेब से थोड़ा बहुत लग भी गया, पर मैंने वो स्टॉप लॉस लिया, बिकॉज एक बार मुझे पता था कि मेरे जो रिवर्सल लेवल्स थे उनके ऊपर बाजार आ चुका है, 25,800 के ऊपर बाजार, उस टाइम मेरा 25,800 का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस था, उसके ऊपर बाजार आ चुका है, मैंने लिया, मुझे बुरा भी लगा, पैसा लग गया, बट सर क्योंकि वो आइडिया था कि अगर आप नहीं लोगे और ये और कुछ ऊपर चलता चला गया तो कौन रोकेगा इसको जाकर, एक बार ट्रेड सेट लिया, फिर जब 25,800 नीचे के गिरना चालू हुआ, फिर से सेम पोजीशंस क्रिएट करी, आज मैं खड़ा हूं। मैं आपको बता दूं हितेश भाई 27,000 का दिसंबर का पुट मैंने 1,200 रुपए में लिया था, जो कि परसों 2627 रुपए मैंने बुक किया है, और अभी मेरे पास 25,000 के स्ट्राइक के पुट्स ऑप्शंस खड़े हुए, बैंक निफ्टी में पुट स्प्रेड्स वगैरह खड़े हुए जाकर। तो ट्रेड लिया था, अनफॉर्चुनेट टाइम हुआ, नॉइज भी जैसे कि मैंने बताया मेरे हाथ में नहीं था कि ट्रेड डील कब अनाउंस होगी, जिस दिन अनाउंस हुई निफ्टी 1000 पॉइंट ऊपर खुला, वो भी मेरे हाथ में नहीं था। तो मेरे हाथ में क्या था उस टाइम पे कि भाई मार्केट ने एक चाटा मारा, चुपचाप ले लो, फिर मौका मिलेगा फिर ट्रेड करेंगे, फिर पैसा कमा लेंगे। ओके, तो बहुत जन ऐसा करते हैं मितेश, एक बार लॉस होता है तो वो फ्रीज हो जाते हैं, फियर के माहौल में आ जाते हैं, जिसको हम साइकोलॉजी भी बोलते हैं ट्रेडिंग का, फियर एंड ग्रीड। तो ये जो एक लॉस से हाथ पैर फूल जाते हैं, तो उसको आप क्या बोलोगे? फिर बोलो क्या रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं। अगर आपने शॉर्ट किया, स्टॉप लॉस ट्रिगर किया, तो फिर वो शॉर्ट ही करेंगे, शॉर्ट ही करेंगे, शॉर्ट ही करेंगे, या लॉन्ग में स्टॉप ट्रिगर हुआ तो फिर लॉन्ग करेंगे, डबल लॉन्ग करेंगे। एक रिवेंज ट्रेडिंग का जो है वो बहुत लोगों के दिमाग में आता है, तो उनको ऐसा लगता है मार्केट मेरा पैसा लेके चला गया। सर मार्केट किसी का पैसा लेके नहीं जाता, आपने जो गलती की उसकी आपने ट्यूशन फीस भरी है, इसके बारे में क्या बोलेंगे आप?
सर ये जो आप कह रहे हैं बहुत बड़ी बात है रिवेंज ट्रेडिंग के बारे में, क्योंकि इधर में कैसा होता है, ये रिवेंज ट्रेडिंग जब आती है जब आप इतना बड़ा लॉस लेते हो कि आपको गुस्सा आता है। पर अगर आप आधा 1% का पोर्टफोलियो का लॉस ले रहे हो तो आपको पता है आज गया कल आएगा। मतलब मैं आपको बताऊं हितेश भाई, कई सालों तक मैं जब कैन यू हियर मी, एम आई ऑडिबल? मैं बताऊं आपको हितेश भाई, कई सालों तक जब मैं ट्रेडिंग करता था तो शाम को मेरी वाइफ को मेरा चेहरा देख के पता नहीं पड़ता था कि मुझे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ है। बिकॉज अगर आज गया तो कल आएगा भी। हाँ, कभी कभी ऐसा फेज आता था जब मैं थोड़ा सा डाउन लगता था तो शी विल आस्क क्या हो गया, लॉस लग गया है। मैंने कहा यार ये भी बहुत खराब गया है, काफी सारे ट्रेड स्टॉप लॉस हो गए। तो देन शी विल टेल मी बट तेरा रिकवर हो जाएगा ना। मैंने कहा हो जाएगा, पर जब तक दुख होता है मुझे जाकर के, बट वो ठीक है, दैट इज नॉर्मल टू। बट अगर आपने अपने लॉसेस को कंट्रोल में रखा है, सर मेरे साथ एक बार ऐसा भी हो गया, 7 ट्रेड एक साथ स्टॉप लॉस हुए, मेरा 7% वाला पोर्टफोलियो उड़ गया, परंतु अगले 2 ट्रेड में 4-4% बना, मैं वापस आ गया। वो 7 जब स्टॉप लॉस एक साथ हिट हुआ था तो मुझे खराब लग रहा था, पर मुझे पता था कि जहां 1-1% कर नहीं रहा है, आएगा 4-4% करके तो आ जाएगा, मतलब कहीं जाएगा नहीं। तो सर वो रिवेंज ट्रेडिंग का फैक्टर को आप सीधा अवॉइड करें। आप अपने लॉस को पहले डिफाइन करें कि भाई इतना ही लॉस लूंगा इस ट्रेड में, इससे ज्यादा मैं अपना बेट नहीं करूंगा। मुझे अपनी कैपिटल को बचाना मेरा पहला रोल है, और जब वो बची रहेगी तो बढ़ेगी अपने आप। तो एज ए ट्रेडर आपको रिस्क मैनेज करना, आपका कैपिटल को बचा के ट्रेड करना, रिवेंज ट्रेडिंग करना, और साइकोलॉजिकली जो भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स है आप उसको जैसे आपने फ्रेंड सुना, मितेश जैसे एक्सपर्ट को भी लॉस होते हैं, तो ऐसा कोई भी ट्रेडर नहीं है जिसको लॉस नहीं होता मार्केट में। वो जो कहावत थी पुराने जमाने में कि एक राजा था, वो जो भी टच करता था वो सोना हो जाता था, वो आज की तारीख में नहीं होता। आप सोचते हो आप वो राजा हो, जो भी आप ट्रेड लोगे सब प्रॉफिट में निकलेंगे, ऐसा नहीं होता। एम आई राइट मितेश? सर हितेश भाई टोटली राइट। और जैसा आपने मैंने पहले बताया था, द फर्स्ट थिंग द ट्रेडर शुड डू कि पोजीशन लेने के बाद सोचना कि मुझे लॉस लग गया है भाई, मेरे तो लूट गया हूं मैं तो जाकर। यू शुड फील दैट पेन। अगर वो पेन फील कर लिया और आप ओके हो, जिंदा हो उसके बाद, क्योंकि इससे कई बार लोग इतनी ओवरसाइज पोजीशन लेते समझते नहीं कि कितनी बड़ी पोजीशन में कैरी कर रहा हूँ। तो देखेंगे कि अगर मैं 10 नीचे जाके 50,000 शेयर में स्टॉप लॉस बुक करता हूँ तो मैं 5 लाख का लॉस बुक करने वाला हूँ। अगर वो ट्रेड लेने के बाद आप वो पेन फील करते हो, आपको लगता है पेन ज्यादा है, तो पोजीशन को कट डाउन कर दीजिए उसी टाइम। हाथों हाथ बोलिए कि यार मुझे 5 लाख रुपए का रिस्क नहीं लेना है। फील द फियर पार्ट फर्स्ट, वरी अबाउट द फ्रूट पार्ट लेटर। वो तो आ ही जाएगा मार्केट में, अगर आप अच्छा काम करोगे तो पैसा तो मिल ही जाएगा सर, पैसा कहीं नहीं जाने वाला है। बट फील द फियर पार्ट एज लॉन्ग एज स्विमिंग जैसा है पूरा, अगर आप डूबोगे नहीं तो आप तैरते रहोगे, पर अगर आप डूब गए तो खेल खत्म। वो तो है, लाइक ये एक एग्जाम की तरह है। इसमें देखिए मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट में कोई एक्सपर्ट्स नहीं है। ठीक है, मितेश है, जैसे हम लोग बहुत इसकी रेस्पेक्ट करते हैं, लास्ट 15 साल से मैं इनका न्यूज़लेटर्स पढ़ता हूँ। बट मितेश मैं ऐसा मानता हूँ 9:15 बजे मार्केट खुलता है तो हम सभी फ्रेशर्स है मार्केट में। बहुत जन ऐसा लगते हैं कल का अगर प्रॉफिट वाला ट्रेड है तो उनको लगता है वो बहुत ही प्रॉफिटेबल एक्सपीरियंस ट्रेडर है, जबकि मेरा ऐसा बहुत ये एक स्ट्रॉन्ग मानना है at 9:15 when markets open, we are all freshers. Only those freshers survive for the next day who have a plan for risk, trade logic, a back-tested strategy, and is practical in his trade orientation. Loss book करना सीखो, profit भी लेना सीखो। बहुत सारे क्वेश्चंस ये आते हैं मितेश, हाउ जो मार्केट का सेंटिमेंट्स है, आज की तारीख में हमारे पास डेटा बहुत है, एडवांस डिक्लाइन डेटा है, फिर ऑप्शंस के डेटा है, पीसीआर के डेटा है, फिर कोई बोलता रिलेटिव वोलेटिलिटी, कोई बोलता आईवी, फिर बहुत जन बोलते स्ट्रैडल प्राइस देख लो। सेंटिमेंट्स डेटा में एफआईस का बाइंग, एफआईस का सेलिंग जो समेशन रहता है। तो आज की तारीख में जो इन्फॉर्म ट्रेडर्स है, he is being bombarded with what we call lots of inputs, which each and every input ये बोलता भाई ये मेन डिसीजन मेकिंग है, ये मेन डिसीजन मेकिंग है। तो उसमें कैसे मैं फिल्टर करूं एज अ ट्रेडर? बिकॉज मैं मेरा ब्रोकर का प्लेटफॉर्म खोलूं तो मुझे 50 चीज मिलती है, वहां पे सब चीज इंपॉर्टेंट है और सब सेंटिमेंट इंडिकेटर के अंडर में आती है, चाहे वो आईवीज हो, चाहे वोलेटिलिटी हो, चाहे विक्स हो, चाहे स्ट्रैडल प्राइस हो, या एडवांस डिक्लाइन हो, एफआईस के बाइंग सेलिंग हो। तो ये इंफॉर्मेशन बॉम्बार्डमेंट, जिसको इंफॉर्मेशन तो नहीं बोलूंगा, ये एनालिटिकल बॉम्बार्डमेंट से कैसे हम बचे और कैसे इसमें जो मेरे लिए खास है, मेरे लिए हेल्प आ सकती है, वो 4 चीज कौन सी निकाल के मुझे एक सेंटिमेंट रीड करना चाहिए मार्केट का? नितिन भाई ये थोड़ा सा ट्रिकी है, बिकॉज मैं बताता हूँ सर, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। और इसमें मैं भी कई बार
अपने इमोशंस में स्वे होता हूँ, बिकॉज कई जो आपने बताया कि इतनी सारी चीजें आपके ऊपर आती हैं कि आप सोचने लग जाते हो कि आपको कहाँ जाना है एग्जैक्टली। तो इसमें सर मैंने कई सालों के स्ट्रगल के बाद जो मैंने थंब रूल बनाया, बहुत बेसिक है, पर आपको थोड़ा सा बेवकूफ जैसा भी लगेगा, बेवकूफ आना भी लगेगा, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब बुल मार्केट होता है, जब मुझे पता है कि सब कुछ ऊपर जा रहा है, मार्केट नया है बना रहा है, तो मैं सब कुछ देखता हूँ, सब कुछ सुनता हूँ। ठीक है, कई बार मेरे फेलो पैनलिस्ट जो स्टॉक रिकमेंड करते हैं टीवी पे, मैं वो भी देखता हूँ जाके चार्ट पे, और कई बार उनके रिकमेंडेशन पे ट्रेड भी करता हूँ, बिकॉज बुल मार्केट में कुछ भी चल सकता है, कुछ भी चल सकता जब मुझे लगता है कि मार्केट बेयरिश है, मैं अपने चार्ट के अलावा कुछ नहीं देखता हूँ, मैं सारी न्यूज से शट ऑफ हो जाता हूँ। बिकॉज आई थिंक बुल मार्केट में सर जैसा क्या होता है ना, अपने में एक कहावत है शेयर बाजार में कि बुल मार्केट में हर कोई फंड मैनेजर है, मैं तेरा पैसा मैनेज करूंगा, तू इसका पैसा ले आ, उसका ले आ, सबका पैसा बन रहा है, सब खुश है। तो उस टाइम पे मैं सब कुछ सुन लेता हूँ, मैं ये भी देख लेता हूँ कि आज ये वाले एनालिस्ट ने क्या बोला, आज टीवी पे क्या न्यूज आ रही है, ब्रोकरेज हाउस ने कौन सी ब्रोकरेज हाउस ने क्या रिकमेंडेशन दी, मैं ट्राई करता हूँ ट्रैक करने का। बट जैसे ही मुझे लगता है कि मार्केट जोर से नेगेटिव है, विच कुड बी डेली पे एवरेजेस पे नेगेटिव क्रॉसओवर्स आ गए हैं, वीकली पे एमएसडी पे नेगेटिव क्रॉसओवर्स आ गए, मंथली पे एमएसडी पे नेगेटिव क्रॉसओवर्स आ गए, वो मार्केट ऐसा है जब कोई बाय बोले तो मैं सुनता भी नहीं हूँ। इनफैक्ट अगर आप देखोगे लास्ट 5-7 दिन से मल्टीपल ब्रोकिंग हाउसेस मल्टीपल स्टॉक्स पे नए नए टारगेट्स दे रहे हैं। मैं 5 दिन पहले की एग्जांपल देता हूँ हितेश भाई, किसी ने कोफोर्ज पे रिपोर्ट निकाली थी, बड़े ब्रोकिंग हाउस ने, फॉरेन ब्रोकिंग हाउस ने कहा कि कोफोर्ज इज अ टर्मिनल वैल्यू। इसका मतलब है कि अगर 0% भी ग्रोथ है तो भी स्टॉक अंडर वैल्यूड है, यहाँ से स्टॉक में करीबन 50 से 100% की तेजी की संभावना है। तो मैं और मेरा बेटा अभी छुट्टी पे आया हुआ है, हम बात कर रहे थे, मैंने कहा वो बोल रहा है कोफोर्ज टर्मिनल वैल्यू पे इसलिए बहुत अच्छा है, तो मैंने कहा उससे ये नहीं सोचा कोफोर्ज टर्मिनल वैल्यू पे क्यों है, हाँ मतलब क्यों आया है, इतनी इतनी बुरी हालत क्या है कंपनी की कि उसको टर्मिनल वैल्यू पे आना पड़ा ट्रेड होने के लिए, कि 0% ग्रोथ पे मतलब कि वैल्यूएशन पे आ गया, तो कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। ऐसे बेयर मार्केट्स में बहुत लोग बहुत पॉजिटिव चीजें देखते हैं जो शायद इवेंचुअली जाके सही हो, परंतु फिलहाल के मार्केट में जब आपकी पिटाई हो रही हो तो आपको ऐसा सब कुछ नहीं होना चाहिए। जस्ट शट डाउन योरसेल्फ टू एवरीथिंग एल्स, कम बैक टू योर ओन चार्ट, जब तक उसमें रिवर्सल ना दिखे तब तक आप उसमें काम नहीं करेंगे, रिवर्सल दिखेगा फिर सबकी सुनेंगे, हमें कोई तकलीफ नहीं। ओके, तो बोलने का मतलब है लाइक बुल मार्केट शादी की तरह, एक हफ्ता 2 दिन 5 दिन खुशी खुशी, तो रियल ट्रेंड है वो उसके बाद स्टार्ट होता है। तो सेम अप्लाइज फॉर द मार्केट आल्सो आई गेस, है कि नहीं मितेश? और सब जानना चाहते हैं मितेश, एज अ रैपिड फायर राउंड, वन इंडिकेटर यू कांट ट्रेड विदाउट, एमएससीडी, इंट्राडे और स्विंग, बोथ अलग अलग वैल्यूज है। मैं इनफैक्ट वीकली मंथली में भी यूज करता हूँ हितेश भाई। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, अभी अगर आप एमएससीडी की बात करें, मुझे 1 सेकंड दीजिए, मैं एक बार अपना चार्ट खोल लेता हूँ जो जिसमें क्वार्टरली एमएससीडी लगाता हूँ, जस्ट अ मिनट। सर निफ्टी का मैं आपको बताता हूँ, मैंने क्वार्टरली चार्ट पे 5 और 13 क्वार्टर का एमएससीडी बनाया हुआ है। ठीक है, जो ट्रेडर सेमिनार देख रहे हैं उसको जाके देख सकते हैं। 5 और 13, हाँ क्वार्टरली एमएससीडी है सर ये, क्वार्टरली। तो ये एमएससीडी जो है सर जून 25 के क्वार्टर में नेगेटिव आ गया था, मतलब अभी ट्रिगर लाइन के नीचे आ गया था जी, सेल सिग्नल दे दिया था। हाँ, जब मार्केट ने नया ये बनाया तब ये और नीचे था, नेगेटिव लेवल वाला सिग्नल था क्वार्टरली पे, और अब तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो जो स्प्रिंग बोर्ड से स्विमर कूदता है ना डाइव मारने के लिए स्विमिंग पूल में, वैसे एकदम जोर से फ्री फॉल में है। तो वेरी ये मुझे बता रहे हैं क्वार्टरली एमएससीडी, मंथली एमएससीडी, वीकली एमएससीडी तीनों जोर से नीचे घुस रहा है, तो मार्केट में तेजी नहीं आने वाली, जो भी आएगा सिर्फ बाउंस बैक ही आएगा। ओके, मैं बिल्कुल ट्रेड नहीं करता हूँ, दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी स्ट्रांग इंडिकेटर। तो इसका ये भी मतलब निकलता मितेश कि आप अपने लॉजिक को फॉलो करो, 1-2 दिन प्राइस क्या हो रहा है आपके अगेंस्ट में भी चला गया, बट यू शुड स्टिक टू योर लॉजिक विद अ स्टॉप लॉस इन प्लेस, एम आई राइट? यस, मैं अभी का एग्जांपल देता हूँ भाई, अभी आपने बताया कि लास्ट अभी इसी वीक बाउंस बैक आया था अच्छा खासा, ठीक है। यस, अब मेरे पास निफ्टी के बड़े पुट्स पड़े हुए हैं, इन द मनी के पुट स्प्रेड भी पड़े हुए हैं, तो जब बाउंस बैक आया तो जो जो पुट स्प्रेड्स की पोजीशन थी उसमें मैंने क्या किया, सब एग्जांपल के लिए 26,000 का पुट लिया हुआ है, 23,000 का पुट बेचा हुआ है, सारे दिसंबर की एक्सपायरी के। तो जब बाउंस बैक आया तो मेरा जो रिवर्सल पॉइंट था वो था 24,600 और मीडियम टर्म चार्ट, उसके ऊपर जब तक जाएगा नहीं जब तक मुझे ब्रॉडली मंदी लग रही है। तो जब ये 23,800 के आसपास आया और वहां पर अगर आप देखें तो 10 डे एवरेज के आसपास में, तो मैंने क्या किया सर, परसों नीचे के जो पुट ऑप्शन शॉर्ट थे स्प्रेड में वो काट लिए, जो बड़े मंदी वाले पुट स्प्रेड जो थे वो खड़े रखे, और आज उसकी लॉटरी मुझे लगी जब मार्केट 400-500 पॉइंट दे गया। यस, एड्रेस भेजता हूँ मितेश, थोड़ा मिठाई का डब्बा हमारे यहाँ भी भेज दो एक। आपको तो मैं खिलाने आऊंगा पर्सनली सर। थैंक यू सो मच। वन गोल्डन रूल ऑफ ट्रेडिंग। As I said, I think decide your stop loss should not be more than 1% of your overall profit. कभी भी अपनी कैपिटल का कोई भी ट्रेड पर 1% से ज्यादा बेट न करें,
हो सकता है कि वो प्रॉफिटेबल ट्रेड निकले और आपको बाद में लगे कि यार ज्यादा पैसा बन जाता, पर आप ये नहीं समझते कि आप रिस्क भी ज्यादा लेते और फिर कभी चले जाते तो उससे सर 100 से 80 पे जाने में आप 20 टका खोते, 80 से 100 पे आने में आपको 25 टका बनाना पड़ता है। 100 से 50 पे जाने में आप 50 टका खोते, 50 से 100 पे आने पे आपको 100 टका बनाना पड़ता है। तो खोना ईजी है, कम है और बनाने में मेहनत ज्यादा लगती है। तो जो बोलते हैं Rome was not built in one day, it is your trading capital will not be built in one day or one trade or one week. It will be built over years. If you can compound your money at 30%, you will die so rich that you can't even imagine. बट प्रॉब्लम वही है सारे ट्रेडर्स को, उनको कंपाउंडिंग डेली बेसिस पे करना है, वीकली बेसिस पे वीकली एक्सपायरी में करना है, सबको गामा ब्लास्ट और आजकल नया वर्ड आया गामा हल्क, 10 में लेके 50 में बेचना। तो कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना, आप बोलते आपको ट्रेडर बनना, आप ट्रेडिंग करते हैं, बट ऑनेस्टली आप सट्टा करते, यू आर स्पेक्युलेटिंग, you are not a trader because there is no plan for risk, your expectation of returns are highly unrealistic and somewhere down the line मैं ये traders को बोलूंगा come back to the real world. Am I right Mitesh? Very right. इससे बड़े आप एडवाइस ट्रेडर्स को दे नहीं सकते। सी ऐसा हो सकता है कि आपका 1 2 3 4 5 ट्रेड मल्टीपैकर निकले, कोई उसमें बुराई नहीं है, मल्टीपैकर होना चाहिए। बट अगर आप ये सोचो कि मैं 500 ट्रेड करूंगा, उसमें से 100 ट्रेड मल्टीपैकर निकलेंगे, तो सर आपके निकलते तो मैं आपके पाँव छूने को तैयार हूँ, क्योंकि मेरे भी नहीं निकलते, किसी के भी नहीं निकलते। 500 में से 10 ट्रेड निकल सकते हैं, वो ठीक है, तो ठीक है। बट लॉट ऑफ रोज सोचते हैं कि मैं ऑप्शन लूंगा वो 5 गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। सर अगर आप ऐसा करना जानते हैं तो आप भगवान से भी ऊपर, क्योंकि भगवान भी मार्केट में आएंगे तो मेरा मानना है कि इतनी अच्छी ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप अपने आप को बहुत ऊपर समझते हैं, गामा ब्लास्ट तो भगवान भी रेगुलर बेसिस पे नहीं पकड़ सकेंगे। सर विजय करिया जी ने बहुत अच्छी बात की, जो मैं भी अपने ट्रेडिंग में कई बार सालों से कहता हूँ कि बॉटम 2 ही लोग पकड़ते हैं, एक भगवान जो अपन है नहीं, और एक झूठे आदमी जो अपने को बनना नहीं है। So be realistic. That's what advice from Mitesh is. और मितेश एक क्वेश्चंस आ रहे हैं मिस्टर संजय खोपकर से, वो पूछ रहे हैं कैन वी यूज MACD इन इंट्राडे चार्ट्स फॉर 5 मिनट्स और 15 मिनट्स? सर आप यूज कर सकते हैं, मैं जो MACD यूज करता हूँ मैं उसके आपको वैल्यू भी बता देता हूँ। 34 एक्सपोनेंशियल, 81 एक्सपोनेंशियल एवरेजेस। सो E34 E81 इज माय MACD एंड E9 इज द ट्रिगर लाइन। वो मैंने उसको थोड़ा सा, आप देखेंगे थोड़े से नॉर्मल से ज्यादा लॉन्गर MACD है, पर वो मैंने इसलिए किया क्योंकि डेटा को स्मूथन ज्यादा अच्छे तरीके से करता है। परंतु अगर आप 5 और 15 मिनट के चार्ट पे काम कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप अपनी स्क्रीन के सामने बैठे रहें, बिल्कुल हिले ना, और डिसिप्लिन से फॉलो करें। MACD के साथ बाय में आता है तो बाय में जाए, सेल में आता है तो सेल में जाए, उतना आप जरूर करें। और चूंकि आप 15 मिनट में करेंगे, इसका मतलब आपको बहुत सारे विप्सॉस मिलेंगे जाकर के, तो बी रेडी फॉर द नॉइज। जितना आप हल्का सा अपना टाइम फ्रेम बढ़ाते हैं, उतने विप्सॉस ऑब्वियसली कम हो जाते हैं और ट्रेंड ज्यादा स्मूथ हो जाता है। परंतु हाँ, जैसे मैंने बताया कि कुछ लोग होता है जो इंटरडे अच्छा कर पाते हैं, मैं नहीं कर पाया, परंतु मैंने लोगों को ट्रेन किया जो इंटरडे अच्छा कर पाते हैं, बिकॉज इंडिकेटर्स और लॉजिक मैंने समझाया जाकर के। बट वो मेंटल मेकअप मेरा ऐसा है कि मुझे हर 15 मिनट में मैं अपनी पोजीशन ऊपर नीचे नहीं कर सकता। सो इफ यू कैन डू इट, बेस्ट ऑफ लक, एंड दीस आर द MACD वैल्यूज व्हिच आई हैव रिकमेंडेड। ओके, और फ्रेंड्स देखिए आपके पास 2 जन बैठे, एक है हमारे मितेश जी और एक है मैं। मितेश बोलता है वो इंट्राडे करता ही नहीं है, और मेरे से इंट्राडे के अलावा कुछ होता ही नहीं है। मुझे लगता है अगर मैं पोजीशन खड़ी रखूंगा तो मुझे लॉस हो जाएगा। तो देखिए एज अ ट्रेडर आप समझिए आपको क्या करना, उसके बेस पे आप अपना ट्रेडिंग करियर बनाइए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मितेश, आर यू अ क्रिकेटर? कोई पूछ रहा है। क्रिकेट का शौक रखते हो? हाँ, क्रिकेट का शौक रखता हूँ। मैं कॉलेज डेज में अपनी कॉलेज टीम में कैप्टन भी हुआ करता था, तो अब नहीं हूँ, परंतु हाँ बहुत सारी एनालॉजी ऑटोमेटिक क्रिकेट से आ जाती है। बिकॉज इसलिए भी सर, क्योंकि सभी लोग जो मेरे से पढ़ने आते हैं, मेरे से बात करते हैं, वो क्रिकेट फॉलो करते हैं, तो उनको समझाना काफी ईजी हो जाता है। बट अब नहीं खेलता हूँ, अब तो जो बच्चों के साथ और फैमिली के साथ जो फन टाइम में खेलते हैं उतना नहीं। रुपेश जी पूछ रहे कैन मितेश सर शेयर हिज कॉन्टेक्ट डिटेल्स? सर यू कैन विजिट मितेश सर ऑन हिज लिंक्डइन आईडी। और धीरेन एम पूछ रहे व्हाट एज डू रिटेल ट्रेडर्स थिंक दे हैव बट एक्चुअली डोंट? सर जो आई थिंक एज होती भी है, पर हम उसको रियलाइज नहीं करते कि वो एज मार्जिनली होती है। मैं कैसीनो भी जाता हूँ गोवा में कई बार हितेश भाई, और मैं बताता हूँ मैंने कुछ सिस्टम बनाए वहाँ पर भी, बिकॉज मैथमेटिकल कीड़ा है दिमाग में जाकर के। और टच वुड जब से बनाया है उसके बाद 7-8 बार ही गया हूँ, बिकॉज मैं रेगुलर जाता नहीं, कभी फ्रेंड साथ चला गया तो अलग बात है। टच वुड अभी तक मैंने उसमें पैसा खोया नहीं उस सिस्टम में। पर मैं रियलाइज करता हूँ कि मेरी जो एज है बहुत स्मॉल एज है,
तो अगर आप भी नोट करेंगे तो सर आपके पास भी जो इंडिकेटर्स की एज आएगी या जो सेटअप्स की एज आएगी वो स्मॉल एज आएगी। अगर आप 55% एक्यूरेसी की बात करें मतलब आप 45 टाइम रॉन्ग होने वाले हैं। आपकी एज कहाँ पर है कि आप 100 में से ओवरऑल 55 बार सही जाएंगे और आप जब पैसा कमाएंगे तो दो रुपया कमाएंगे, खोएंगे तो 1 रुपया खोएंगे। उस एज को आपको बार बार प्ले करना पड़ेगा विद डिसिप्लिन। जहां आपने डिसिप्लिन का पल्ला छोड़ा वहां आपका विकेट गिरने का चांस बहुत जोर से स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो एज आई सेड सर वो एज यही है कि आपका जो सेटअप है वो अच्छा हो, एक रीजनेबल हो, और दूसरी एज आएगी आपके प्रैक्टिस ऑफ डिसिप्लिन से। अगर आप उसको छोड़ देंगे तो वो छूट जाएगी। तो आपकी एज वही है सर, कितनी भी नॉइज आए। जैसे मैंने बताया कि मेरे पास फरवरी में मंदी की पोजीशन थी, बहुत ज्यादा मंदी की पोजीशन थी, पर वो ट्रेड डील आई तो एक बार लॉस लिया मैंने। मुझे बुरा भी लगा, खराब भी लगा, क्योंकि चार्ट देख के मुझे अभी भी लग रहा था कि ये तो गिरने वाला है, मतलब फीलिंग आती है यार ये तो गिरने वाला है, पर मेरे लेवल के ऊपर था। तो अब वो चॉइस मेरी है कि मैं उसको काटूं या ना काटूं। और एज ए डिसिप्लिन ट्रेडर पहला चीज ये, अभी चाटा पड़ रहा है ले लो, कोई बात नहीं। बॉक्सिंग मैच अगर आपने देखा हो सर, तो कोई भी मैच एक पंच से डिसाइड नहीं होता। जब तक सामने वाला खड़ा है, वो नॉकआउट नहीं हो रहा है, उसने एक पंच खा भी लिया तो सामने दो मार भी सकता है। तो आपकी एज यही है कि आप अपने डिसिप्लिन को पकड़ के रखें। So, Mitesh, we have lots of questions about options, but sir, Satadru Roy, Abhijit, and the questions are not pertaining to today's session, so I wouldn't put it across Mitesh because these require lengthy calculations. So, Mitesh, thank you so much for giving your valuable time. और एक चीज मैं जो आज आपके इंटरव्यू से समझा हो, since you are such a seasoned market professional, having seen all the ups and downs, number one, have a robust risk management. Return should be calculated not on daily, weekly, monthly or annual, और आप उस पे एक बेंचमार्क रखो 12 से 15% का। उससे ऊपर का जो आ गया वो आपका भाग्य है, इन द सेंस वर्क हार्ड टुवर्ड्स इट, बट डोंट हैव एन एक्सपेक्टेशन ऑफ 100% रिटर्न। हितेश भाई, आई हैव अ स्लाइट डिफरेंट वे। मैं कहता हूँ कि आप 15 से 18% तो म्यूचुअल फंड टिपिकली बना देता है अगर आप 5 साल पैसा रखते हैं। तो अगर आप पर्सनली कर रहे हैं तो कम से कम म्यूचुअल फंड को 50% से बीट करने की ट्राई करें, मतलब कि आप 24-25% ट्राई अचीव करने का ट्राई करें। सर मेरे इतने साल हो गए, मैंने देखा है कि कुछ साल में मेरा पैसा 50, 60, 80% भी ग्रो करता है, कुछ साल 10% भी ग्रो करता है, और मेरे इतने सालों में एक साल नेगेटिव भी रहा है मेरा। तो मेन आइडिया ये है कि आप एवरेज कंपाउंडिंग रेट 24-25% ट्राई करें। अगर आपको 15-18% कमाना तो आप म्यूचुअल फंड वाले को पैसे दे दो, कमा देंगे आपको, कोई बड़ी बात नहीं। खुद टेंशन ले रहे हैं, अगर आप खुद टेंशन ले रहे हैं तो आप उससे बेटर करने की ट्राई करें, एक एम थोड़ा हाई रखें। परंतु आप ये नोट करें कि अगर आप अपने डिसिप्लिन को नहीं छोड़ोगे तो अच्छे मार्केट में सर आप उस हाई से भी हाई जाओगे, और एक चौकी खराब मार्केट में हो सकता है आप एक साल कम परफॉर्म करो। तो म्यूचुअल फंड का रिटर्न जो होता है 15-18% हर साल का नहीं होता सर, कभी 50%, कभी 10% आता है। तो आपका भी वही जर्नी होगा, परंतु अगर आपका सिस्टम ओवरऑल ब्रॉडली अच्छा काम कर रहा है तो आप उस पर ठीक है। ओके, सो हमारे पास क्वेश्चंस मितेश मोर देन 87 क्वेश्चन है, बस हमारे पास वक्त की भी एक कमी है। वी कांट कीप यू वेटिंग एंड कंटिन्यूइंग। आपने हमें जो समय दिया, it was great talking to you. All the traders who are watching this interview now and who will watch it at a future date, please listen to each and every line sentence Mitesh has said. देखिए, ऐसा इंटरव्यू आप सुनते नहीं हो। ऐसा इंटरव्यू आप जब सुनते हो तो पेन पेपर और डायरी के साथ बैठो। ऐसे हम भी ऐसे इंटरव्यू सीख सीख के ट्रेडर्स बने हैं। राइट, note down the finer points on risk management, note down the finer points on discipline, note down the finer points on backtesting, note down the finer points on expectation of return, note down the finer points आपकी स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग क्या होनी चाहिए। जब आपके पास 10 से 12 बुलेट पॉइंट्स होगी तो आपको अपनी एक पर्सनैलिटी की रिफ्लेक्शन आएगी, भाई मुझे क्या करना है, कैसे करना है, रिस्क को मैनेज करके करना है, और उसके बाद आपको अपना ट्रेडिंग करियर स्टार्ट करना है। एम आई राइट मितेश? आपने इतना अच्छा समराइज किया, शायद मैं भी नहीं कर पाता। Oh, thank you so much, Mitesh. Thanks, friends, and have a nice day, everybody. And Mitesh, once again, thanks you so much for giving your valuable time. We'll all benefit from this session in a big way. At some point of time, आज जिसने इंटरव्यू देखा 5 साल के बाद वो आके बोलने वाले, भाई मैं आज ट्रेडर बना because I followed all the words which I heard it from Mitesh Thakkar. Thanks, Mitesh. Have a nice day. Pleasure, sir.